बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ज़ाहिर है अदम एतमाद की जो मामलात हैं वो सरफेस पर अब हमारे सामने आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि अपोजिशन पूरी तरह अपना इत्तेहाद बना बैठी है कि हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को पार्लियामान का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसी इत्तेहाद को मजीद मजबूत करने के लिए हुकूमत के इत्तेहादियों से अपोजिशन के लोगों ने मुलाकातें शुरू की हैं। आज जो अहम तरीन मुलाकात हुई है वो चौधरी ब्रदर्स से हुई है, लेकिन जाहिर है इसमें कहा गया कि बड़े चौधरी साहब की जो तबीयत है वो दरियाफ्त करने के लिए गए थे, लेकिन असल मामला तो ये है कि वो चाहते ये हैं कि उनका वजन जो है वो अपोजिशन के पलड़े में आ जाए। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि कामिल अली आगा साहब ये कह रहे हैं कि मौसम अब आलूद है और 2-3 दिन में मतला साफ होगा तो पता चल जाएगा कि अपोजिशन कहाँ खड़ी है और हुकूमत को कितना टफ टाइम मिलने वाला है। इस तमाम तर मामले के ऊपर ज़ाहिर हुकूमत के घर जाने का क्या वक्त हो चला है, और अगर हो चला है तो फिर ऑपोजिशन क्या कितनी पूरा एतमाद है, अगर नहीं हो चला है तो फिर ऑपोजिशन क्या सेनेट की तरह कहना पड़ेगा, शायद कहीं उसको मुंह की तो नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि 2 मरतबा इसी तरह से सेनेट के अंदर कोशिश की है ऑपोजिशन ने टफ टाइम देने की, लेकिन उल्टा ही हो गया, यानी बिछाई हुई जो बिसात थी उसके सारे मोहरे आगे पीछे हो गए। आज इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको मैंने दावत दी है, कैसर अहमद शेख रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज के, और सैयद हासिन मुर्तजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैडम मुसरत जमशेद चीमा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। जरा गुफ्तगू का आगाज मेरा ख्याल है हासिन सर कैसर अहमद शेख साहब से कर लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। कैसर अहमद शेख साहब, ये अदम एतमाद आप फिर लाने की तैयारियों पर बैठ गए हैं, मुझे ये तो बताएं कि आपके नंबर्स कितने हैं? नहीं, इशारे वाली बात तो नहीं है। कल पीडीएम की मीटिंग हुई ना जी, तो उसमें फजल रहमान साहब ने यही कहा कि हम तब में एतमाद मूव करेंगे जब हम पूरा अशोर हो जाएंगे, पहले अपनी तैयारी मुकम्मल करेंगे। और राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि हमारे नंबर पूरे हो गए। हमारे पास देखिए कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम तो वही मीडिया से जो हमारे लीडर्स कह रहे हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन में तो वो 2-4-6 जो पार्टी के लीडर्स हैं वो नेगोशिएट कर रहे हैं। अभी कोई फाइनल होगी बात तो वो पार्टी को एतमाद में लेंगे और उनके नॉलेज में लाएंगे और पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग होगी। लेकिन अभी तो हम वही बातें को जो आपने भी सुनी है, मैं भी वही कह सकता हूं कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये इस हुकूमत से छुटकारा हासिल हो, क्योंकि इस हुकूमत ने अब तो हुकूमत ने खुद ही तस्लीम कर लिया ना, जब अपनी वजारतों में उन्होंने जो 10 वजारतें को उन्होंने कारकर्दगी की बुनियाद पे अवार्ड दिए, उनमें ना तो फाइनेंस की मिनिस्ट्री है और ना फॉरेन मिनिस्ट्री है और ना ही पार्लियामानी अफेयर्स की मिनिस्ट्री है। तो आप बताइए ये सारे काम जो इतने इम्पॉर्टेंट है, जो उनकी जो इकानमी होती है ना, वो तो उसी का तल्लक है लोगों के रोजगार से या महंगाई से, या जो जिस तरह के वो जिंदगी उजेरन हो रही है, जो बिजली की प्राइसेस रोज बढ़ रही हैं और जो करप्शन हर जगह पे हर इदारे में जाके आवाम को करनी पड़ती है। आपने खुद देखा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वो 14 दर्जे और 14 मुल्कों से ज्यादा हमें कह दिया कि इस दौरान में हम पिछले साल में 14 मुल्कों से और ज्यादा करप्ट हो गए, यानी इस लिस्ट में तो। और ये तो आई थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत कि हम करप्शन को खत्म करेंगे, लेकिन वो तो हर जगह प्रिवेल कर रही है। आप जिस भी इदारे पे जाएं, जिस भी से फेस करें, एफबीआर हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है ना, तो वो एक मिनट तवक्कुफ कीजिएगा। आप जो बात कर रहे हैं इसका मकसद ये है कि आपके पास भी मालूमात पूरी नहीं है कि नंबर कहां से पूरे करेगी ऑपोजिशन। लेकिन सैयद हासिन मुर्तजा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आसिफ अली जरदारी साहब की जो हालिया मीटिंग हुई है मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ, उस दिन मेरी आपसे बात भी हुई थी। अब जब अदम एतमाद की तहरीक पर कन्विंस कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान, छोटे मियां को भी, और ज़ाहिर बड़े मियां साहब भी इस बारे पे कन्विंस हैं, आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग क्या होगी, क्योंकि 27 फरवरी को तो आप यहां से कराची से मार्च शुरू करने वाले। हसन सर जी, मैं सुन नहीं पाया जी, अगर दोबारा हसन सर मैं ये पूछ रही हूँ, रिपीट कर दें। जी हसन साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब की जो हालिया मीटिंग हुई थी मियां शहबाज शरीफ साहब से, उस दिन उन्होंने इस बात का इंदिया दिया था कि हम साथ चलेंगे, लेकिन ये अदम एतमाद की तहरीक पर मौलाना सबको कन्विंस कर रहे हैं। क्या टाइमिंग आप इसकी सेट करेंगे, क्योंकि 27 फरवरी को आप एक बड़ा मार्च करने जा रहे हैं सर, उससे पहले उसके बाद क्या फ्रेम देख रहे हैं आप?
देखें जी, आपने दो अलग क्वेश्चन किए हैं, ये दो अपनी अपनी जगह पर एक सवाल है। एक तो हम 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च स्टार्ट कर रहे हैं मज़ार कायद से, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में अंदरून सिंध से होता हुआ ये जनूबी पंजाब में सादकाबाद से दाखिल होगा और फिर जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला और शहरों से होता हुआ ये चीचा वतनी के मकाम पर सेंट्रल पंजाब में आएगा और फिर वहाँ से आगे 5 दिन का इसका सफ़र है जो ये इस्लामाबाद पहुँचेगा। ठीक है। एक तो ये है जिसके जरिए हम अवामी दबाव बढ़ाना चाहते हैं, जिससे हम अवाम राब्ता मुहिम और अवाम को एतमाद में लेना चाहते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन बचती है हमारे पास नो कॉन्फिडेंस की। उस पे इत्तफाक हुआ पीडीएम का और बड़ा खुशाइंद है ये कि वो भी इस तरफ आ गए और चेयरमैन बिलावल भुट्टो के नैरेटिव को उन्होंने तस्लीम किया, जो आज से तकरीबन कोई 2 साल पहले चेयरमैन कहते थे कि हमें नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाना चाहिए, हमें वो सारे ऑप्शंस इस्तेमाल करने चाहिए जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कर सकते हैं और बाहर भी हम कर सकते हैं। हमारी ये जमहूरी जद्दोजहद है जी, हमने इसके जरिए ना तो कोई तोड़ फोड़ करनी है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करनी है। यानी हसन सर, मैं अंडरस्टैंड ये करना चाह रही हूँ, हसन सर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, लेकिन मैं अंडरस्टैंड आपसे ये करना चाह रही हूँ, आप फरवरी में तो इसका मकसद है कुछ नहीं हो रहा, मार्च में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पीडीएम ने एक मार्च करना है, तो फरवरी और मार्च तो निकल गया, फिर अप्रैल में आ जाएंगे रमजान, वहां तक तो होगी खामोशी, उसके बाद होगी ईद और ईद पे मनाएंगे सारे लोग ईद, उसके बाद देखेंगे, यानी अप्रैल के बाद भी काफी एम्पल टाइम है। मैं दोबारा इस पर आती हूँ, लेकिन मुसरत मुस्कुरा रही हैं अपने नाम की तरह, खुश हैं, शायद अगले 5 साल के लिए कन्विंस्ड भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, हुकूमत के लिए अदम एतमाद की तहरीक के लिए ये सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो बैठी है, अब तो घबरा लें आप लोग। सना घबराने का वक्त, फिर अगेन मैं ये कहूंगी दोनों मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन इन्हीं का ही है वजह ये है कि पीडीएम पहले भी बकौल पीपल्स पार्टी के वो कहते हैं हमने बनाई थी, लेकिन पीएम वाले कहते हैं कि इन्होंने तोड़ी, और फिर मौलाना साहब ने जो उनको शो किया उसका पुर्जा किया। अभी भी ये लोग इकट्ठे नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं कि पहले कमर दर्द होती थी शहबाज शरीफ साहब को, तो अभी अल्लाह से तंदुरुस्ती लंबी जिंदगी दे जरदारी साहब को, लेकिन उनकी भी अलालत का वक्त हुआ चाहता है और उनके मौलजीन ने उनको कन्वे कर दिया। देखो जान है तो जहान है, पहले अच्छी सेहत होगी, जिंदगी होगी, तो फिर मार्च आएंगे, अप्रैल आएंगे, मई जून जुलाई आएगी ना। तो इसलिए जहां तक आप जो सना बात कर रही हो, ये इंशाल्लाह ये मार्च वाले जो हैं या जो अक्टूबर वाले हैं ये नई डेट ही देंगे हमेशा की तरह। अच्छा। और वो डेट होगी अगले साल के मार्च की, और फिर वो इलेक्शन ईयर होगा, और इंशाल्लाह 2023 में भी हम अपने जो हमने अवाम को डिलीवर किया, हमारा हेल्थ कार्ड ही काफी होगा क्लीन स्वीप करने के लिए, और बहुत कुछ है हमारे पास अवाम के लिए इंशाल्लाह। और इन्होंने भी बड़ा अच्छा किया, हम इनके थैंकफुल हैं कि ये हमेशा अपने आप को बड़े शदमत, बड़े जोर जबरदस्ती अवाम के आगे एक्सपोज करने पे लगे रहे। भाई सादा सा सवाल है, ये जो 16 अरब रुपए आपके जो मुलाजमीन के अकाउंट से निकले हैं ना, वो गरीब आवाम के टैक्स का पैसा है, वो इमरान खान के अकाउंट्स में से या मेरे जाती अकाउंट्स में से नहीं निकाला गया, वो अवाम के, वो सना का भी पैसा है, वो हमारे भाई हसन मुर्तजा साहब का भी पैसा है, और मेरे भाई जो कैसर शेख साहब है इनका भी पैसा है। तो हमारा तो मुद्दा बड़ा साफ और क्लियर है। 2 चीजें हैं जिनको अवाम के आगे हम रखते हैं सना। हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब बनी उससे लेकर आज तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के स्टांस में, हमारे बयानिए में, हमारे मैनिफेस्टो में कोई चेंज नहीं आया। चेंज आया ये जी मुफाहमत आए, मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में इकट्ठे बैठ जाएं, मतलब कि जो इस मुल्क में करप्शन थी, बच्चों करप्शन तो होती है और ये तो चलती रहेगी। इस तरह के खिताबात देने वाले हमसे ये तवक्को रखते हैं कि ये हमें भी ये कह देंगे कि पीटीआई वालों करप्शन तो होती है और इसको चलते रहने देना चाहिए। मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, एक सेकंड सना,
पेट फाड़ने के स्लोगन्स होते हैं सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आए दस्तरखान शेयर करें, तो हम ये नहीं कर रहे। हम इन्होंने बाय एंड लार्ज यू आर राइट, बाय एंड लार्ज अगर मैं आपकी पिक्चर जो आप दिखा रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक ज़िमनी सवाल है वो मैं भी आपसे करती हूँ कि करप्शन पर आपकी पॉलिसी और आपका जो मैनिफेस्टो था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस करप्शन को अभी तक हमने सिर्फ कागजों की हद तक इस हद तक देखा कि कुछ कागज जमा कर लिए गए, लेकिन शहजाद अकबर जैसा नाम उड़ा दिया गया, मतलब किसी के वहमो गुमान में नहीं था। इस पर बात करती हूँ मैं, लेकिन कैसर साहब आप देख लें मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को कितनी मुतमईन है और कह रही है कि इनका मार्च अगले साल अगर आप देखती हैं तो देखें, मुझे तो इससे कोई परवाह नहीं है। कैसर सर? नहीं, वो भी डेट होगी, मार्च नहीं होगा, डेट की अनाउंसमेंट होगी। ठीक है कैसर साहब, हुकूमती वज़रा मुतमईन है सर? देखो ये दोनों साइडों से ये तो नर्व्स की गेम होती है, और हम यही कहते रहेंगे और कहना चाहिए भी हमें ये कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और हम इसी तरह, क्योंकि हमारा ये आईनी राइट है, हम लोगों को कन्विंस करने का हमारा हक है। हम जो गवर्नमेंट की एलाई पार्टी है, क्योंकि पीटीआई को अक्सरियत तो हासिल नहीं है, उन्होंने तो अक्सरियत ली है अपनी एलाई पार्टियों से। अब वो बलूचिस्तान के बाप पार्टी है जो वो इनसे नाराज है। कराची में मैं हालात देख रहा हूँ, एक बहुत बड़ा शहर है, मैं कराची में रहता हूँ और यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी को नुमाइंदगी करता हूँ, तो यहाँ के हालात एमक्यूएम का जो वोट बैंक है ना, वो तो हमारे जो मिडिल इनकम ग्रुप है ना उसके सबसे ज्यादा है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं जो आमतौर पे रोजगार जॉब्स करते हैं, तो वो लोग तो सबसे ज्यादा परेशान है। अगर यहाँ कोई इनकम हुई है ना, मैं मानता हूँ इस बात को कि बड़े बिजनेसमैन की इनकम में इजाफा हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है और पाकिस्तान में भी हुआ है, लेकिन जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो तनख्वाहदार तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो रोजाना की इनकम जिसकी होती है, वो तो ये बात तो कैसर साहब बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सारे मसले हैं, और एमकेएम जैसी जमात भी उसका भी शिराजा बिखरा हुआ है। 14 पहले सीट थी पीटीआई की यहाँ पर कराची शहर के अंदर, अब 13 हो गई है 12। लेकिन मैं सैयद हासिल मुर्तज़ा साहब, मामला ये है, देखें उस दिन भी ये बहुत बात हुई जब आसिफ अली जरदारी साहब तबीयत खराबी के बावजूद अपना परहेजी खाना लेकर मियां शहबाज शरीफ साहब के ज़ाहिर आशियाने पर गए, उनसे बात की उन्होंने। लेकिन सवाल ये कि देखिए ये दिल में तो बात रह जाती है ना, यही तो मियां शहबाज शरीफ साहब थे जो कह रहे थे कि मैं पेट फाड़ कर आसिफ अली जरदारी का उससे पैसा निकलवाऊंगा करप्शन का। तो अब जब एजेंडा यही था तो आप लोगों का इल्हाक, लोग कह रहे हैं ये सिर्फ वक्ती है, आप देखिएगा इसके बाद ये क्या करते हैं। देखें जी, ये मैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को मेरी काबिल एहतराम बहन है, मैं उनको सुन नहीं पाया, उनकी आवाज पहले नहीं आ रही थी, इनमें एक दो जुमले मैंने सुने। तो जो आपका सवाल है वो यही कहती थी जो मैंने सवाल किया, सियासत के अंदर जो है वो ये नहीं होता जी। आपका हमारा बयानिया तो दुरुस्त साबित हुआ ना, जो मियां शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं करप्शन के पैसे पेट फाड़ के निकालूंगा, अगर होते तो जितने बड़े दुश्मन वो हमारे थे, अगर कुछ भी होता तो वो हमारे जरूर निकाल लेते, कुछ नहीं निकाल पाए। तो ये ही है ना, गुजारिश ये है कि जिस तरह अभी फरमा रही थी मुसर्रत साहिबा कि करप्शन जो है, कौन करप्शन को जस्टिफाई करता है? हम तो कहते हैं कि जो करप्ट हैं उनका एहतसाब भी होना चाहिए, उन्हें अदालतों में भी जाना चाहिए, उन्हें आईओज के पास भी पेश होना चाहिए। यही हमारा मौकफ है कि अलीमा बीबी एक इस दुनिया की सबसे बड़ी चोर है, अलीमा बीबी को लाना चाहिए। इमरान खान साहब के वालिद जो इकरामुल्लाह नियाजी साहब थे, वो करप्ट थे और नौकरी से भी निकले, 303 के नाम से वो मशहूर थे। 303 आदमी उस टाइम भुट्टो दौर में निकले थे, उसमें एक इकरामुल्लाह नियाजी थे। अगर वो मर गए तो उनके बेनिफिशरीज उनका बेटा है, उसके बेटे से वो लेने चाहिए, क्योंकि ये देखे ना, करप्शन का पैसा वो कब्र में तो नहीं ले गया, मर गया। अब उसका मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था हसन सर, मेरी मुझे 2 मिनट हौसला करें जी, ब्रेक नहीं ले अभी। हाँ जी हसन सर, हो रहा हो, जब चोरों का जिक्र हो रहा हो तो उस वक्त आप तो ना कम से कम फरीक बना करें। अच्छा चले, आप मैं फरीक नहीं बन रही सर, और मैं चोरों की फहरिस्त दे रहा हूँ और आप मुझे इंटरप्ट कर रही हूँ। अगर मुनासिब नहीं लगता तो मुझे फारिग कर दे, मैं चला जाता हूं। नहीं सर, आप फहरिस्त दे, मैं लिख रही हूँ नाम, मैंने नाम लिखे हैं, पहले हलीमा बीबी लिखा है। अभी तक तो 2 चोर बताए हैं आपको, तीसरा चोर तो सुन लेना। हाँ। तीसरा चोर इमरान खान खुद है, जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा,
जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया इकोनॉमी का, उसकी चोरी सारी दुनिया के सामने है कि जब वो वजीर आजम नहीं था उसका टैक्स कितना था, जब वो वजीर आजम बना तो वो टैक्स लाखों और करोड़ों में कैसे पहुंच गया, हाँ। कौन सा उसने कारोबार शुरू कर दिया नए सिरे से। ये तो है। देखिए ये लोग हैं चोर और इनका वतीरा बन गया है। मैं ये मुसर्रत साहिबा के लिए नहीं कह रहा, हाँ जी। वो तो सेल्फ मेड लोग हैं, अपनी मेहनत से कारोबार करके आए, हमारी बहन है। मैं ये बात कह रहा हूँ उनके लीडर इमरान खान के लिए। चले अब जवाब तो लूं ना हासिन सर, अब जवाब तो लेना पड़ेगा ना। अब आपने इतना बड़ा फहरिस्त पहले नाम शुरू किया, इकरामुल्लाह नियाजी, फिर हलीमा बीबी, फिर इमरान खान साहब भी आ गए उसमें। अभी खत्म नहीं हुई लिस्ट। हाँ ना, मैं आके सुनती हूँ, ब्रेक तो ले लूं। हसन सर ब्रेक तो लेने दे। जैसे मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा के बारे में आप कह रहे हैं तो फिर मुझे भी ब्रेक लेना पड़ेगा ना, बिजनेस तो करना है हमने भी। तो एक ब्रेक लेती हूँ, फिर वापस आ रही हूँ आप भी के पास और जरा जवाब लूंगी मैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा से कि करप्शन के जो ये मामलात हैं इससे अवाम को क्या हासिल हुआ, मुझे ये बताना शायद अहम है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान एक डील बनी है और वो डील ये है कि सैयद हसन मुर्तज़ा साहब और जो हमारी ज़ाहिर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, इन दोनों को भरपूर टाइम देने की कोशिश करेंगे। इस ब्रेक में हमारे पास मिनट से 8, 4 मिनट दोनों ये बोलेंगे। मुसर्रत साहबा आपका वक्त शुरू होता है, अब फरमाइएगा जो सैयद हसन मुर्तज़ा साहब ने आप पर इल्जामात लगाए हैं उसकी दलील में आपके पास क्या जवाब आता है? देखें, एक बात होती है लॉजिक के साथ, एक होती है बेसलेस एलिगेशन। पहले तो मैं बात कर लूं कि ये दोनों जब आपस में दस्तरखान शेयर कर रहे थे तो इन्होंने कम से कम इतना तो, अगर ये वाकई पाकिस्तान की आवाम के लिए निकल रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम का दर्द इनको उठ रहा है तो ये उनसे पूछते तो सही, कभी ऐसे दुनिया में हुआ है सना कि आपके मुलाजमीन आपको आपके अकाउंट में पैसे भेज रहे हो कि एक मलिक मसूद क्या उनका मुलाजिम है कि नहीं, शहबाज शरीफ का 16 अरब रुपए मुख्तलिफ मुलाजमीन ने कैसे उनके अकाउंट में भेजे, 4 अरब रुपए जो कि कई 100 करोड़ बनता है, किस तरह वो उनका मुलाजिम चपड़ासी जो 8 से 10 हजार रुपए सैलरी पे उनके पास भर्ती था वो उनको भेजता रहा। सादा सी बातें हम करते हैं, ये इनकी तरह कॉम्प्लिकेशंस वाली बातें नहीं करते। एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये बिल्कुल आज के दिन तक मुहतरमा के नाम की ये लोग सियासत कर रहे हैं। उन्हीं के सदके भुट्टो साहब की स्ट्रगल थी, बेनजीर भुट्टो साहिबा की स्ट्रगल थी। मुझे ये बताएं जरदारी साहब के क्रेडिट में क्या जाता है सिवाय इसके कि वह शहीद मोहतरमा के शोहरे नामदार हैं। बिलावल के क्रेडिट में सिर्फ ये बात जाती है ना, जिनको ये शहादत के साथ डिफेंड कर रहे हैं और हमारे ऊपर ये बेसलेस एलिगेशंस लगा रहे हैं कि वो मोहतरमा की शहादत के बाद एक पर्ची के ऊपर इनके चेयरमैन बन गए। अच्छा। क्या हमने इनका करप्शन के ऊपर जीना हराम करे रखा? ऐसा ही है ना जी। आज के दिन तक इन्होंने अगर ये जो इल्जामात लगा रहे हैं, जिस तरह इन्होंने मोहतरमा के साथ इंसाफ नहीं किया, उनके कम से कम जिस वजह से इनको ये सियासत मिली थी, हुकूमत मिली थी, पार्टी मिल गई प्लेट में रख के उनकी शहादत पे, उनकी शहादत के साथ इन्होंने क्या इंसाफ किया? अच्छा। उसी तरह ये लोग तोहमत लगाते हैं, बहतान लगाते हैं। ये साबित करें, आज ये मेरे साथ एक प्रोग्राम रख लें सना, आपके प्रोग्राम में हम आ जाते। जो इन्होंने इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब के ऊपर इल्जामात लगाए उसके सबूत दे, मैं इनको सबूत दे रही हूँ कि क्या 16 अरब रुपए इनके नौकरों ने इनके अकाउंट में नहीं भेजे। दूसरी बात, इन्होंने टैक्स की मैं आप बताती हूँ सना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, आपको पता है ये दोनों कमेटी जो होती हैं ये होती हैं ऑपोजिशन के पास, और मैं एक एमपीए और ये भी एक एमपीए हैं। हम अपने जितने भी गोशवारे जमा कराते हैं उसके ऊपर जो हम टैक्स पे करते हैं उसके अगेंस्ट हम इनकम लिखते हैं कि वो किधर से आई। ये क्यों नहीं उस पेपर लेके आते? ये लेके आए ना, ये आके आवाम के आगे रखें। उन्होंने तो जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी, जो भी उनकी आमदन थी वो शो की तो टैक्स दिया और वो गोशवारों में भी जाहिर की। दूसरा झूठ इनका मैं ये बताऊं, ये सुबह से शाम झूठ बोलने के लिए आते हैं। ये उस जरदारी के पैरोकार हैं, उसको मानने वाले हैं जिन्होंने कहा था कि ये जो ज्वेलरी से मोहतरमा भी मुकर गई थी, स्विस अकाउंट से भी मुकर गए थे, सिरे महल से भी मुकर गए थे, और जब एनआरओ हुआ जो कि ये हमसे मांगते हैं तो फिर उसकी पेशे नजर इनको वो सारी जायदादें वापस मिल गई। अब हम बात कर लेते हैं। देखें, मैं इनको बताऊं, इनकी सियासत इन्होंने खुद खत्म की है।
में दस्तरखान शेयर करके। इनकी सियासत अब ये एक दूसरे को डिच करने के लिए, जिच करने के लिए इकट्ठे होते हैं। ना इनकी मतमा नजर अवाम थे, ना होंगे। ये इस मुल्क में रहना चाहते हैं। मुझे ये बताएं, जरदारी साहब ने बाहर अपने घर दुबई में हुकूमतों ने इधर करनी है, उनके बच्चे ने भी सियासत इधर करनी है, इनकी जायदादें बाहर क्यों हैं? दूसरे के जो कहती थी मेरी लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, अरबों की निकल आई? हमने इनका जीना हराम किए रखा। इन्होंने हमें किस चक्कर में, इमरान खान की तो पूरी सियासत, पूरी स्ट्रगल, हम जब ऑपोजिशन थे तो हम तो इनको तब भी माफी नहीं देते थे। जो ये बातें आज करते हैं लीमा बाजी, इनको नजर नहीं आती थी? इन्होंने क्यों नहीं हमें फिक्स किया? जो धरना था या उससे पहले की जो जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ये सोए हुए थे सत्तू पी के। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनको बताना पड़ेगा कि इनके नौकर इनको 16 अरब रुपए कैसे देते रहे। और एक और आखिरी बात करती चलूं कि जरदारी साहब का फाइनेंशियल स्टेटस मोहतरमा का शोहर बनने से पहले और जब इनकी हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की, उससे बनने से पहले कंपेयर किया जाए। इसी तरह इमरान खान साहब का भी किया जाए, मुशर्रफ साहिबा का भी किया जाए, सबका किया जाए। ठीक है, अच्छा, अब आपने अपना केस पुट अप कर दिया, अब आपने अपनी सारी चीजें मैंने यहाँ लिख ली हैं, है ना? एक सेकंड, जितनी लैंड होल्ड करता है जरदारी पूरी दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी, क्या उसकी अगेंस्ट उसका कारोबार क्या था जिससे उसने खरीदी? ठीक है, ओके, फेयर इनफ मुसरत। अब मुझे हसन साहब की तरफ जाने दें। आपके 4 मिनट मुकम्मल हुए, अब हसन सर आपका टाइम शुरू होता है। मुसरत जमशेद चीमा साहबा इल्जाम लगा रही हैं, अगर इकरामुल्लाह नियाजी साहब के हवाले से आपके पास सबूत है तो मेरे प्रोग्राम में पेश करें, वो भी आएंगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सिरे महल जैसे और ज़ाहिर स्विस अकाउंट्स और बाकी सारे मामलात ये हमारे सामने रहे हैं। रिकॉर्ड पेश करने मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमत है, इनकी जिम्मेदारी है। मैंने चोर न्याजी कहा है तो मैंने सबूत के साथ ही कहा है, और मैं कह रहा हूँ। और जिसको ये चोर के, ये कोई हदीसें नहीं पढ़ रही कि ये दुरुस्त कह रही हैं, ये गलत कह रही हैं। जिस सरदारी साहब का ये स्टेटस पूछ रही है ना, जब बीबी से शादी हुई थी तो उसका कराची के अंदर शराय फैसल पर जाती घर था जिसके अंदर उनका वलीमा हुआ था। वो कोई छोटा मोटा नहीं, कोई 6 के 7 एकड़ पर है वो घर, किसी गरीब आदमी का वो घर नहीं हो सकता। जिसके बारे में ये कह रही हैं वो हाकिम अली जरदारी का बेटा है, और 1968 में जब उन्होंने अपने डिक्लेयर किए थे एसेट्स, तो उस वक्त उनका फ्रांस में घर था। ये कोई किसी ओवरसीयर का बेटा नहीं है वो। मैं ओवरसीयर की बात कर रहा था, एक एक्सियन की, एसडीओ ओवरसीयर की, जो करप्शन की वजह से आज बनी गाला और ये सारा कुछ बना हुआ है। मुझे जरा बनी गाला का तो बताएं, कहां से आया है ये घर बनी गाला, जो इतना बड़ा घर है, बगैर कारोबार के उसका किचन कहां से चल रहा है, ये बताएं ना। ये लोगों को पूछती हैं, लोगों पे, हम तो अदालतों में भी जा रहे हैं, हम तो सारे इदारे जो हैं उनके सामने पेश हो रहे हैं। हमारे से सवाल करना इनका क्या बनता है? ये तो अपने सवालों का जवाब दे जो मैंने पूछे हैं। ये उल्टा सवाल करके ये हर वक्त दूसरों को जवाब दे बना के रखेंगी। मैंने इनसे पूछा है आटा चोर, चीनी चोर, ये उसका जवाब दें कि वो आटा चोर और चीनी चोर जो है, जिनको इनके इदारों ने गुनहगार ठहराया है, उनका क्या किया है? उनको तो वजारतें दी हुई हैं, उनको तो सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। वो शहजाद अकबर जिसको अब निकाला है नौकरी से, वो जिसने पूरे 3.5 पौने 4 साल तक लोगों के पैसों से बेगुनाह लोगों को तंग किया है, वो जितना खजाने पर बोझ बना है, जरा उस चोर का तो बताएं, उससे क्या वसूल किया है जब वो किसी को गुनहगार नहीं ठहरा सका, किसी को चालान नहीं करवा सका, किसी को अदालत में वो सजा नहीं दिलवा सका, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई इन्होंने की है? अगर नहीं की तो फिर ये उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इन्होंने 100 से ज्यादा एक्सीडेंट जो है वो रेलवेज में एक वजीर शेख रशीद नाम का वो करके जाता है, क्या सजा दी उसको? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की? यहाँ तो एक कोई किश्ती डूब जाती है तो मिसालें दी जाती थी कि किश्ती डूब गई है, बेशक वजीर आजम नहीं चला रहा था, उस वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ पे 100 एक्सीडेंट होते हैं और उस पे कोई चपड़ासी भी नहीं देता। फिर इसके बाद जो मरी के अंदर हुआ, इतने बेगुनाह लोग मर गए, उन पर जो इंक्वायरी कमीशन बना, उस कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी? उसने सारों पर इज्तमाई जिम्मेदारी आयद कर दी। क्या उस पे किसी एहसान खावर को नौकरी से निकाला गया है? कोई उसको शो कॉज दिया गया है?
कोई उससे हर्जाना वसूल किया गया है कि उन लोगों को, उन मुतासरीन को पैसे वो देगा? किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आप चंद मुलाजमों को सस्पेंड करके और अपनी चोरी पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहेंगे, और इस चोर की आड़ में आप लोगों की पगड़ियां उछालकर अपनी चोरी पर पर्दा डालते रहेंगे, तो क्या लोग चुप कर जाएंगे? वो मास्क और सैनिटाइजर चोर जो था, क्या किया उसके खिलाफ आपने, जिसने कोविड के दिनों में मास्क और सैनिटाइजर तक चोरी कर लिए इस कौम के? क्या किया उस जफर मिर्जा के खिलाफ जो 500 अरब का टीका लगाकर दवाइयों की मद में यहां से भाग गया? कौन पकड़ कर लाएगा उसको? कौन जिम्मेदार है उसका? आपने यहां से एक एक माली सहूलतकार जिसको ये फायदा देते रहे, वो जुल्फी बुखारी, कौन लाएगा उसको पकड़कर? यही है जुल्फी बुखारी, यही है, गए नहीं अभी। में इनका नाम होना चाहिए। ये वजीर आजम और उसकी कबीना, ये सारे गैर मुंतखब लोग हैं। लेकिन मुराद सईद तो सही है ना, मुराद सईद साहब की कारकर्दगी तो अच्छी है ना, उनको अवार्ड मिला है। हसन सर, ये कौन होते हैं किसी को चोर कहने वाले? हसन सर, लेकिन मुराद सईद जैसे जो नए नौजवान लोग हैं वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। चोरों को सजा दे। ये उल्टा हमें टीवी पे और चोर करके और अपनी ये चोरी छुपाते रहते हैं। डकैतियां भी ये करते हैं, चोरियां भी ये करते हैं, और लोगों को आखिर के 5 मिनट रह गए मेरे प्रोग्राम के। अब मैं ब्रेक ले लूं हसन सर, आप बुरा ना मानिएगा क्योंकि मैंने आप दोनों को भरपूर टाइम दिया है। अब मैं ब्रेक लेने की इजाजत मांग रही हूं आपसे। आप मुसलसल आप लोगों को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया है 4-4 मिनट। अब जब हम वापस आएंगे तो कोशिश ये करते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है, दोनों से पूछ लेते हैं। हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक के लिए तैयार है, ऑपोजिशन तैयार है, या ये भी एक शोर है जो अगले 6-7 माह तक चलेगा? उसके बाद तू कौन और मैं कौन? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त यकीनन कम है, लेकिन मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, बात यह है कि वो कह रहे हैं जफर मिर्जा, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और नाम लेते रहिए, इसमें जहांगीर तरीन भी, इन सारे लोगों का आपने क्या किया? आप जिस तरह से करप्शन के बेईमानी इल्जामात लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भी इसी तरह के इल्जामात लगा रहे हैं और सबूत देना हमारा काम नहीं है। नहीं, देखिए, हमने इल्जामात नहीं लगाए, हम सबूत की वाली की बातें कर रहे हैं। बाकी तो इंतहाई गैर जिम्मेदारी वाली बात होती है, और वो जो जितना मर्जी जिसके ऊपर कीचड़ उछाल ले, अवाम इज द बेस्ट जज। और फिर हमने जो बात की है उसमें कोई भी बेसलेस नहीं है। सिरे महल का वाकया, स्विस अकाउंट्स का वाकया, अगर हम लंदन अपार्टमेंट्स की बात करें, अगर हम बात करें 16 अरब रुपए की जो इनके मुलाजमीन ने इनके अकाउंट्स में दिए, फिर दूसरी बात ये होती है कि आपका जो कारोबार है वो आपके एसेट्स को मैच ना कर रहा हो तो उस पर सवाल उठते हैं। मेरी तो सादा सी, इन्होंने, मेरे भाई ने मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, ये बता दिया कि उनका एक घर था कराची में। मुझे ये बताएं कि उस वक्त से लेकर के आज तक की जो उनकी हजारों एकड़ जमीन है, वो हाकिम अली साहब, हमें भी पता है कि वो बड़े अमीर खानदान से थे, लेकिन क्या वो ये फाइनेंशियल हेल्थ जो इनकी आज है, ये क्या उस वजह से है, जमींदारी वाली पैसे से आई है? दूसरी जहां तक रहेगी बात, मैं जो बात कर रही हूँ मोस्टली वो केसेस हैं जो इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए हैं, मेजोरिटी केसेस की वो है। और फिर जब इनको एनआरओ मिला, ये ऐसी चीजें हैं जो हकाइक पे मबनी है, इनमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो बेसलेस हो। जो ये बातें बेतुकी करते हैं वो बेसलेस है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां इनके पास है। हमने जो कुछ किया, पनामा वाला जब इशू आया था, सना हम गवर्नमेंट में तो नहीं थे, हम तो अपोजिशन में थे, ठीक है ना? तो ये क्यों नहीं आके सबूतों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते सिवाय? अच्छा देखिए, ये यहाँ तक बात आ गई ना मुसर्रत। अब मैं जरा हसन साहब से एक सवाल पूछ लूं, वक्त कम रह गया ना मुसर्रत, वक्त कम रह गया, मुझे बात करनी चाहिएगा। हसन साहब देखिए, मामला ये है कि वो कह रहे हैं कि आप लोग लगा रहे हैं बेसलेस इल्जामात। अगर इल्जामात में सच्चाई है तो आप ले आए। हम तो शहजाद अकबर के तहत बहुत सारे इल्जामात लेकर आए थे और उनको दिखाया भी। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, मेरी सुन ले, ये इनके बेबुनियाद है। मैं तो बात करता हूँ फॉरेन फंडिंग केस की, वो बेबुनियाद है, वो इनकी जमात का आदमी है जिसने किया हुआ है। फिर फैसल वाडा इनका एमएनए था, उसने 2 नंबरी की, क्या इन्होंने उसको अंदर कर दिया? उसके खिलाफ क्यों नहीं इन्होंने अब तक कार्रवाई की? क्यों नहीं पर्चा देकर उसको पकड़कर अंदर किया? मालम जब्बा केस वो बेबुनियाद है, बीआरटी केस
वो बेबुनियाद है। हमारे इल्जामात नहीं है, हम तो वो कर रहे हैं जो इन्होंने बेईमानियां, चोरियां, डकैतियां की हैं। हम कब कह रहे हैं? इन्होंने खुद एमनेस्टी नहीं ली अलीमा खान ने, ये बेबुनियाद है। ये 16 अरब की बात ये कर रही है, तो 16 अरब वाला बंदा पकड़े ना, जिसका नौकर है, वो 16 अरब भी कौम के सामने लाए, वो बंदा भी पकड़ कर अंदर दे, उसको उल्टा लटका दे, वो खुद बताएगा कि मैं किसका मुलाजिम हूँ। बेबुनियाद। लेकिन हसन साहब लास्टली कमेंट कीजिएगा। हसन सर लास्ट कमेंट में होते हुए टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि 16 अरब इनके नौकर के अकाउंट से निकला। बड़ी अच्छी बात है, 16 अरब भी कौमी खजाने में जमा कराओ, उस बंदे को भी सजा दो। वो बंदा जिसकी लास्ट मिनट हसन सर, लेकिन इस सारी जो आप लोगों की वैसे ही कर देते हैं। आटा चीनी चोरी मैंने गलत कहा या बेबुनियाद इल्जाम है? इन्वेस्टिगेशन की इनका इदारा था, उसने हसन सर अब अच्छा लास्ट कमेंट कर देना मुझे। हसन साहब वक्त खत्म हो गया, मैं मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप लोगों की इस तमाम तर जो चपकलिश है आपस की, ऑपोजिशन और हुकूमत की, आवाम तो भूखी मरेगी क्योंकि आज भी बिजली महंगी हुई है। इतलात है कि 15 तारीख को पेट्रोल प्राइसेस 13 वादा है कि हमने चोर भी पकड़ने हैं, हमने उनसे लूटी हुई दौलत भी निकालनी है, हमने अलीमा बाजी की वो जो रियल एस्टेट की एम्पायर खड़ी की हुई है न्यू जर्सी और दुबई में, वो पैसा भी हमने तो वैसे सारों के एम्पायर्स है हसन सर, कोई ऐसा नहीं है जिसका एम्पायर ना हो। इन्हें घर भी भेजना है, अच्छा एहतसाब भी होगा इंशाअल्लाह ताला। कंक्लूडिंग मुसरत की तरफ चली जाती हूँ ना हसन सर ब्रेक, उनको अदालती कटहरे में भी लाना है। मुसरत आप लोग बिजली प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सके, बिजली प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सके, पेट्रोल आपने इस बार ही नहीं बढ़ाया लेकिन 15 तारीख को आप बढ़ाने जा रहे हैं। के अंदर इन्होंने दिवालिया करके रख दिया। एक मिनट हसन सर, मुसरत को जवाब देने। मुसरत, आप पेट्रोल प्राइस फिर बढ़ाएंगे, फिर आप आवाम से ये उम्मीद रखें कि अगली बारी वो फिर आपको देंगे, तो ऐसे तो ना करें ना। सना, ये जो मेरे भाई है ना, ये ऐसे जज्बाती हो जाते, जज्बात से काम नहीं चलेगा, लॉजिकल बताना पड़ेगा। अरबों रुपए की गंदम, मैं बताती हूँ, आटा चोर सिंध गवर्नमेंट है, चीनी चोर सिंध गवर्नमेंट है, अरबों रुपए की गंदम इनके चूहे खा गए। और मुझे ये पता है महंगाई का तूफान पूरे पंजाब ले गए हैं, बलोचिस्तान से हम चोरी करके आधा चोर सिंध में है, आधा पंजाब में है, आधा सेंटर में है। आई एम सॉरी हसन सर, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आपने वो गंदम पहले एक्सपोर्ट की, ये कभी एक घर जाते हैं, कभी दूसरे घर जाते हैं, दर दर के बेचारे ठोकरें खा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सैयद हसन मुर्तजा, मुसरत जमशेद, शीमा, कैसर अहमद शेख साहब, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम इसी तरह वाइंड अप हो सकता है क्योंकि चोरों की आवाजें हैं, अब चोर किसको पकड़ेगा, कौन सिपाही है, ये देखना होगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।